Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting your time, start our new chapter Indian Economy on the Eve of Independence. So ये चैप्टर आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट बुक से लिया गया है। इस इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट बुक में ऐसे 3 यूनिट हैं, 3 चैप्टर्स हैं फर्स्ट यूनिट में, जिसके बारे में उन तीनों चैप्टर्स में हम लोग को पास्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है अपने इंडिया के। सो ये बुक बताएगा कि हमारी इंडिया कैसे डेवलप्ड हुई, कौन कौन से फेजेस हमने फेस किए और कितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे इंडिया में आई, हमें कैसे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, कैसे हम उस प्रॉब्लम से पास्ड हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, वो सारी चीजें यूनिट में पढ़ाई जाएंगी। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल क्या है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक में बताया जाएगा कि कौन कौन से फेजेस हमने फेस किए हैं अपने हिस्ट्री में, अपने पास्ट में, और कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे डेवलप्ड हुई, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट किया, कौन कौन से इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो इस 3 चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल क्या है? ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उसने कोर्स ऑफ हिस्ट्री ही चेंज कर दी थी इंडिया की। जब ब्रिटिश रूल आया तब उसने इंडिया की पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी। इनफैक्ट ये जब कब आया था? बैटल ऑफ प्लासी 1757, पहले ही इसमें डेट दे दिया और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? 1757 में। और बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम से आई हमारे इंडिया में। तो इंडिया में देखिए, उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया में कितनी सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं, कितनी सारे रिसोर्सेज हैं, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में। तो वो सारी चीजें उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनके रिसोर्सेज को, इनके मार्केट को यूज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओन कंट्री, अपने डेवलपमेंट के ग्रोथ के लिए, अपने कंट्री के ग्रोथ के लिए और अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सो उन्होंने हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया अपने ग्रोथ के लिए, अपने कंट्री के ग्लोरी के लिए। उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो। ओके, सो द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी 1457। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? 1757 में। बेसिक पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल का? ब्रिटिश रूल का इंडिया में आने का बेसिक पर्पस यही था कि वो हमारे इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करें और हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उन्हें वो एक्सप्लॉइट कर देते थे बैडली, सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री के ग्रोथ के लिए, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अपने कंट्री के ग्लोरी के लिए। वो हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे, नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन। सो जो मेन बेसिक पर्पस था ब्रिटिश रूल का इंडिया में आने का वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, ताकि वो अपने ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप या ग्रो कर सकें। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट किया एंड उन्होंने हमारे इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट किया, सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री के ग्रोथ के लिए, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अपने कंट्री के ग्लोरी के लिए। तो उन्होंने हमारे इंडिया को यूज किया एज अ फीडर इकोनॉमी। ओके, हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को यूज किया एंड फाइनली आफ्टर 200 ईयर्स, अब 2 साल बाद हमारी इंडिया, आफ्टर 200 ईयर्स ब्रिटिश रूल ने, आफ्टर 200 ईयर के बाद ब्रिटिश रूल गई, इंडियन इंडिपेंडेंस गेन की। कब? 15 अगस्त 1947 में। द डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कब गई? 15 अगस्त 1947। जितने भी डेट्स यहाँ पे लिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो उसे याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्या है? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के टाइम इकोनॉमी हमारी बहुत लो थी, तो प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, एक सेल्फ रिलायंट थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी हमारी। देन एग्रीग्रियन में क्या आएगा? बहुत ही ज्यादा लाइवलीहुड इंगेज थी एग्रीकल्चर से। हमारे आधा ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की इंगेज थी किससे? एग्रीकल्चर से। दैट्स व्हाई एग्रीग्रियन इकोनॉमी कहा गया है। और नेक्स्ट क्या था? वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारा इंडिया वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए भी जाना जाता था। हमारे इंडिया में कॉटन, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स के वर्क्स होते थे
जिसके लिए हमारा इंडिया जाना जाता था। तो प्रोस्पेरस इकोनॉमी इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट था और सेल्फ रिलायंट था। एग्रीगेन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर क्या था, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पीपल थे, हमारा इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन किससे इंगेज था, एग्रीकल्चर से इंगेज था, और दैट्स व्हाई एग्रीगेन इकोनॉमी कहा जाता है। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, क्योंकि इंडिया वाज नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया किसके लिए जाना जाता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए ही जाना जाता था, in the field of cotton, silk and textile metals and precious stone works etc. Next क्या है, some economists who have certain attempts on national and per capita income। कुछ economists ने अपने certain attempts दिए किस पे, national और per capita income को सही करने के लिए। तो वो experts economics थे दादा भाई नाउरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले सिराज, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। बट इनके जितने भी अटेम्प्ट्स थे वो क्या कर रहे थे, इनकंसिस्टेंटली कन्फ्लिक्ट कर रहे थे। सो हाउ आर एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर राव, डॉक्टर राव का जो एस्टिमेट्स था नेशनल और पर कैपिटल इनकम पे बहुत कंसीडर्ड और सिग्निफिकेंटली साबित हुआ। अब आते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। इंडिया क्या था, एक एग्रीग्रियन इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर सेक्टर का था। इसका इंडिया का पूरा कैरेक्टर ही कहा जाए तो एग्रीकल्चरल था। ओके, नियरली इसमें 85% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज थी। आखिर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज होने के बावजूद 85% ऑफ पॉपुलेशन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, बट जो हमारा इंडिया था वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। फूड से कह ले या इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को देख के कह ले, हमें कुछ ना कुछ चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती थी, डिपेंड रहना पड़ता था। ओके, तो इंडियाज इकोनॉमी अंडर द कॉलोनियल रूल वाज एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर। जो इंडिया का इकोनॉमी था वो बहुत एग्रीकल्चर कैरेक्टर का था कॉलोनियल रूल के टाइम। नियरली 85% ऑफ पॉपुलेशन लाइव्ड मोस्टली इन द विलेज एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% ऑफ पॉपुलेशन हमारी कहाँ रहती थी, विलेज में रहती थी, और उनका ऑक्यूपेशन, उनका लाइवलीहुड किस पे बेस्ड था, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। इवन विथ लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर, और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज होने के बावजूद भी हमारा कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। चाहे वो फूड को लेके देख लो या रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री को देख के कह लो कि हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। हमें कुछ ना कुछ चीज़ें डिपेंड होनी पड़ती थी लोगों पे, बाहर से हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मंगवानी पड़ती थी। ओके, अब पढ़ते हैं कुछ रीजंस हैं फॉर द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो फर्स्ट है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेन रीजन लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड सेटलमेंट को कहते हैं हम लोग जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, सॉरी, द मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर वाज टू इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम। मेन रीजन था स्टैग्नेशन आने का जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो किसके थ्रू आया था, कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू आया था। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर वेंट टू द जमींदार्स। जितने भी प्रॉफिट निकलते थे एग्रीकल्चर से वो किसको दिए जाते थे, जमींदार्स को। किस फॉर्म में, लगान के फॉर्म में। और इसका मेन इंटरेस्ट था जमींदार्स का कि वो प्रॉफिट कलेक्ट करना एट अ फिक्स डेट और उसे डिपॉजिट करना उस लगान को। सो यहाँ पे 3 लोग थे। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को जमींदारी सिस्टम कहते हैं। इसमें कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ओके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ओनर्स ऑफ द लैंड, ओनर्स ऑफ लैंड। लैंड के ओनर को, ओनर्स ऑफ द लैंड कौन थे, जमींदार्स थे। ओनर ऑफ द लैंड कौन था, जमींदार था, जो कि क्या करते थे, इनका काम क्या था, लगान कलेक्ट करना। ओके, ये लगान कलेक्ट करते थे किससे, टीनेंट्स थे, फार्मर्स से। टीनेक्स से लगान कलेक्ट करते थे, या पुअर फार्मर्स कह दे तो पुअर फार्मर्स से इन लोग लगान कलेक्ट करते थे। ओके, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था कि आप लगान, मतलब जमींदार जो रहते थे वो
पुअर फार्मर्स से मतलब लैंड पे अपने काम करवा के लगान कलेक्ट करते थे, ओके। और जो जमींदार थे उनको वो लगान स्पेसिफाइड डेट पे, फिक्स डेट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था, और उसका कुछ हिस्सा जमींदार को भी मिलता था ताकि वो कुछ अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर सके, ओके। नेक्स्ट क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन मीन्स इसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स किया फार्मर्स को या टीनिंग्स को कि आप फूड क्रॉप से हटके कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो जाएं, ओके। क्योंकि फूड क्रॉप्स में उतना फायदा नहीं था जितना कैश क्रॉप्स में था, ओके। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स करते थे फार्मर्स को कि आप कैश क्रॉप प्रोड्यूस करिए, ना कि फूड क्रॉप, जो कि फार्मर को बहुत ज्यादा ही डेप्थ में लेके जाता था। देन क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था, कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, तो इससे क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। और फिर क्या है, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसे की कमी थी, मनी की कमी थी, ओके। तो स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट था क्योंकि इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। ऑल्दो कुछ फार्मर्स थे वो इस चीज को देख के अपना क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज कर लिए, मतलब फूड क्रॉप से वो शिफ्ट हो गए किस पे, कॉमर्शियल क्रॉप्स पे, मतलब कैश क्रॉप्स पे। देन क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। फर्स्ट क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही डिक्लाइन कर दी थी, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ला दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर चुके थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, और कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस को अलाउ नहीं किए थे आने के लिए। वो क्या करते थे कि वो रॉ मटेरियल लेते थे, कहाँ, चीप रेट से, टू बी, वो रॉ मटेरियल लेते थे एट अ चीप रेट पे, अपने कंट्री में वो अपने इंडस्ट्रीज में वो बनवाते थे ब्रिटेन में, और वो क्या करते थे, इंडिया में लाके एट अ हायर प्राइस वो बेचते थे, सेल करते थे। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री का क्या पड़ा, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स होने लगा। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे, क्योंकि आधा से ज्यादा इंडिया पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी, और जो बची कुची थी वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया डिक्लाइन, डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिशर्स ने, तो दैट्स व्हाई उसके वजह से मास स्केल ऑफ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। देन क्या है, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। द इंडियन मेन गुड्स, जो इंडिया की बनी हुई चीजें थी वो ब्रिटिश के बनी हुई चीजों के जगह कंपटीशन नहीं कर पाती थी, स्टैंड नहीं ले पाती थी। मशीन की गुड्स बहुत जल्दी बन जाती थी, उसमें क्वालिटी रहती थी, बट ऐसा हाथों की बनी चीजों में नहीं थी, वो जल्दी नहीं बन पाती थी। तो उसके वजह से जो मशीन गुड्स था वो इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड क्रिएट कर दिया था उस चीज का, तो इंपोर्ट होने लगा फिनिश गुड्स इंडिया में। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, से कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड्स रेफर करता है वो इंडस्ट्री विच कैन, जो प्रोड्यूस करे मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करेंट कंजम्पशन। ब्रिटिश रूल के टाइम कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, ओके। लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी बहुत ही लो थी। The growth rate of new industrial sector and its distribution to GDP और gross value added remained very small, बहुत ही GDP ग्रोथ कम थी। लिमिटेड रोल था पब्लिक सेक्टर का, जो लिमिटेड एरिया था ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो a significant reason for drawback of the industrial sector। जो पब्लिक सेक्टर था remained confined only to the railways। कहाँ था पब्लिक सेक्टर, किस पे फोकस करता था, रेलवे पे, पावर जनरेशन पे, कम्युनिकेशन पे, पोर्ट्स पे और कुछ अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पे, ओके। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन ट्रेड आता है। इंडिया हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम से देखा जाए तो इंडिया एक क्या इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन है। द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज डिस्कस्ड अंडर। फर्स्ट क्या है, एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट का और इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स का। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ, सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, सारे क्या है प्राइमरी प्रोडक्ट था। और इंडिया क्या था, एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स से, जैसे लाइक कॉटन हो गए, सिल्क हो गया, वुलन क्लोथ्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए जैसे कि लाइट मशीनरी वगैरह, जो कि प्रोड्यूस करते थे इन द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिश रूल में, मतलब
ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन कर चुकी थी मोनोपोली कंट्रोल किस पे, इंडियाज के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे। मोर देन 1/2 इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन वाइल रेस्ट वाज अलाउड। कुछ कंट्रीज कुछ फॉरेन ट्रेड इंडिया से रेस्ट्रिक्टेड थी, जैसे कि मोर देन 1/2 इंडियाज फॉरेन ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड थी ब्रिटेन से, और कुछ अलाउड थी, जैसे कि फ्यू कंट्रीज अलाउड थी, जैसे कि चाइना हो गया, सिलोन हो गया, श्रीलंका, पर्शियन, ईरान हो गया, ये सारी क्या थी, अलाउड थी। ओपनिंग ऑफ शूज कैनल, शूज कैनल का ओपन होना। शूज कैनल कब ओपन हुआ? 1869 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। एक सर्व करता था डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। अगर देखा जाए तो इस शूज कैनल का आना स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही बेनिफिशियल था, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड का तरीका था ये। ओके, ये कब आया था? 1869 में आया था। नेक्स्ट क्या है? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया क्या था? एक एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट का और इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स का। देयर वॉज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, एक्सेस, क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे। और उन चीज का पेमेंट ब्रिटिशर्स किस किस चीज में करते थे? अपने ऑफिस सेटअप करने में, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट सेटअप करती थी, उसमें जितने भी पेमेंट्स बनते थे उससे चल जाते थे। वो जितने भी वॉर करते टाइम जितने भी एक्सपेंसेस होते थे उससे वो पे कर देती थी। इंपोर्ट करती थी इनविजिबल आइटम्स, तो वहां पे ये एक्सपोर्ट सरप्लस यूज करती थी। सो आज का टॉपिक एक खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।